पटियाला आवाज में और मैं हूं पलक गुप्ता और हाजिर है आपके लिए लेकर न्यूज रूम लाइव। सबसे पहले आज बात होगी साहित्य से जुड़ी। सबसे पहले बात होगी उस वक्त की जब राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुलाबी नगर में सजता है साहित्यकारों का मेला, यानी कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जो कि बेहद नजदीक है। नए साल की शुरुआत और पहले महीने में जब लिटरेचर फेस्टिवल होता है तो साहित्य प्रेमी हुए या आप कह लीजिए जो बहुत प्यार करते हैं लेखकों से या उनकी रचनाओं से मिलने के लिए भीड़ उमड़ती है, पहुंच जाते हैं जेएलएफ में, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। इसी को लेकर आज हमारे साथ जीनत मैम मौजूद है और इन्हीं से बात करने वाले हैं कि आखिर देखा गया है कि आज के दौर में लोग साहित्य पसंद तो करते हैं, लेकिन वो वक्त जो और था जो चला गया है और ये वक्त कुछ और है जो कुछ नए किस्से लेकर आ रहा है। जी मैम। अदब जो है वो समाज का आईना होता है। हम जो कुछ देखते हैं वो अदब में जाहिर हो जाता है। तो मैं नहीं कहती कि अदब का जो दौर है वो चला गया। अदब का दौर कभी नहीं जाता। ज़मानों से, सदियों से ये हमारे दिल में, हमारे जहन में, हमारे मंजरों में, हमारी ज़मीन में, हमारे आसमान, रातें, चांद, सितारे हर जगह मौजूद है और ये हमेशा रहेगा। एक शेर आपको सुनाती हूँ मैं कि बिगड़ सकूँ न कभी इस तरह सवार मुझे, बिगड़ सकूँ न कभी इस तरह सवार मुझे, ज़माना कहता रहे तेरा शाहकार मुझे। अरे तो इतनी आसानी से इतनी खूबसूरत बात जो है वो अदब में ही कही जा सकती है। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में के लिए तो जयपुराइट्स पागल हैं। आपने समझ लीजिए कि 50,000 अदीब वहाँ बैठे हैं और 1 लाख लोग वहाँ सुनने के लिए उन्हें बैठे हैं। तो ये बहुत ही अजीब चीज़ होती है और इसके लिए इतनी लाइन लगती है। मैंने देखा है कि युवा, खासकर यहाँ की जो नई नस्ल है वो शायरों को सुनने, उन्हें देखने, राइटर्स को पहचानने के लिए वहाँ पर जाते रहते हैं। और अभी जैसे कि ये 28 जनवरी से और 1 फरवरी तक होने वाला है, तो इसके लिए अभी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। ओके, तो मैम आपसे जानना चाहेंगे आपके पसंदीदा शायर या लेखक कौन है जिन्हें आप फॉलो करती हैं, सुनना बेहद पसंद करती हैं? ये मैं वैसे तो मुझे अहमद फराज हैं, जावेद अख्तर हैं, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं किसी को भी फॉलो नहीं करती। अच्छा, सुनना इनकी रचनाएं बहुत पसंद है। बहुत पसंद है, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है आज का जो दौर है, क्या लोग साहित्य या हम कहें लिटरेचर, भले इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई सी भी भाषा का साहित्य हो, क्या लोगों का जुड़ाव कम होता जा रहा है? जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हम धीरे धीरे डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं। तो किताबों से तो दूर हो रहे हैं, लेकिन अदब अपनी जगह पर कायम है। जैसे कि एफबी है, यूट्यूब है, इस पर बहुत सारे चैनल्स आजकल जो हैं वो अदब को प्रमोट कर रहे हैं, शायरी को, अफसाना निगारी को, नावल निगारी को। बहुत से चैनल्स हैं और ये भी नहीं तो लोग खुद अपने ही चैनल्स बनाकर आगे आ रहे हैं। और मेरा ख्याल ये है कि अदब कभी बढ़ता नहीं है। गज़ल हमेशा लोगों के दिलों में जमा रही है और हमेशा जमा रही है। मैं आपकी बात पे ये कहना चाहूँगी कि अगर हम आज की नई पीढ़ी को देखें, आप गज़लों की बात कर रही हैं, शायरों की बात कर रही हैं, जो लोग पहले के थे, मतलब जो एक हम कहें जो आज की उम्र में 40 अबव है, उन लोगों को गज़लों से और इन सारी चीज़ों से बहुत मोहब्बत हुआ करती है, आज भी बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो नई जनरेशन है, न्यू जनरेशन, वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो इन चीज़ों के बारे में इतना कंसर्न है या इतना जानते हैं या गज़लों को, शायरों को इतना वो पढ़ते हैं। ये तो सही कह रही हैं आप, लेकिन मेरे ख्याल से नई नस्ल का जुड़ाव भी कुछ ना कुछ मौजूद है, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि मोहब्बत दुनिया में हर आदमी करता आया है और करता रहेगा। और जहाँ जिसको मोहब्बत हो गई है, इश्क हो गया है किसी से, तो फिर वो इम्प्रेस करने के लिए ज़रूर शेर व शायरी ही ढूंढेगा। आजकल भी यही दौर है। बिल्कुल बिल्कुल। उर्दू ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, पंजाबी, कहीं भी ले लीजिए, इश्क आशिकी के हज़ारों अशार मौजूद रहेंगे, हज़ारों चीज़ें मिल सकती हैं। और मेरा ये कहना है कि जहाँ मतलब एक प्रोज़ में अगर आप कुछ कह रहे हैं तो वो दिल पे ज़्यादा असर नहीं करता, बशर्ते कि अगर आप शेर में कोई चीज़ कह रहे हैं तो वो ज़रूर दिल पे असर करती है। जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू ने दिया था और वो देखिए आज तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी जिंदा है। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही है कि लोग अक्सर किसी के दिल तक पहुंचने के लिए शायरी का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो बात दिल से निकली है वो सीधे दिल तक जाती है। इसीलिए
लिए लोग कभी कभी अपनी बात कहने के लिए अगर साफ शब्दों में नहीं कह पाते तो पोइट्रीज का, कविताओं का, शायरियों का, गजलों का इस्तेमाल करते हैं और जाहिर सी बात है सीधे दिल तक ये बातें पहुंचती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हमारी भारत की राजनीति लोगों के दिलों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। आज हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया से ये कहा है कि वो कार्रवाई करे एयर इंडिया पर, आखिर क्या पूरा मामला हुआ है और क्या सारी चीजें हुई है, ये जावेद जी से जानते हैं। जावेद जी, क्या पूरा मामला है, क्यों हनुमान बेनीवाल ने क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया से कार्रवाई की मांग की है एयर इंडिया? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जयपुर से दिल्ली जा रहे थे हनुमान बेनीवाल एक फ्लाइट में बैठ गए, तो उस फ्लाइट में तकनीकी खामी थी क्योंकि उसका अनाउंसमेंट भी हो चुका था और पायलट भी मना कर चुका था उस फ्लाइट को चलाने के लिए, लेकिन उन पर आगे से दबाव बनाया गया क्योंकि आपको पता है कि जो है निजीकरण हो चुका है, तो दबाव बनाया गया था पायलट पर और उस वक्त मौजूद थे हनुमान बेनीवाल उस विमान के अंदर। उसके बाद जब वो तो गनीमत रही कि वो विमान ही चालू नहीं हुआ, अगर ऐसे में विमान चालू हो जाता तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। इस सारे घटनाक्रम को लेकर हनुमान बेनीवाल ने जो है उड्डयन मंत्री है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरा है और कहा है कि इस मामले में संज्ञान ले, क्योंकि और उन्होंने ट्वीट किए, 5 ट्वीट किए और 5 ट्वीट पे जो है सरकार को घेरा है क्योंकि सरकार के प्रति उनका गुस्सा किसान आंदोलन से ही है। तो किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था उसी को लेकर उन्होंने अपना गठबंधन भी तोड़ा था सरकार से, तो और इस घटना के बाद भी वो आक्रोशित दिखे और जो है नागरिक उड्डयन मंत्री को जमकर सुनाया। क्या लगता है उनका इस तरह से आक्रोश दिखाना, जिस तरह से उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर भी ट्वीट करके सरकार को घेरा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया से कार्रवाई की मांग करी है, क्या लगता है सरकार संज्ञान लेगी, मंत्री संज्ञान में आएंगे और कार्रवाई होगी पूरे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने दबाव बनाया और जिनकी वजह से पूरी गलती हुई? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर उस जो विमान में अगर हनुमान बेनीवाल जैसी शख्सियत नहीं होती या कोई बड़े नेता नहीं होते तो एक मुद्दा ठंडा भी हो जाता, कोई ध्यान भी नहीं दे सकता देता इस मुद्दे पर, क्योंकि वही है ना कि जब विमान नहीं चलता तो उनको उतार दिया जाता है या उसको रिपेयर करके दूसरे विमान को भेज दिया जाता, लेकिन वो मुद्दा संज्ञान में आता। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को उठाया तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन लापरवाही जो व्यक्ति है जिन्होंने आदेश दिया था पायलट को दबाव बनाया था उड़ाने के लिए, उन पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, कद्दावर मंत्री के रूप में जाने जाते हैं और जब भी अपने एक तरह से मैं कहूँ अपने बड़बोलेपन की वजह से भी जाने जाते हैं, जो भी होता है सटीक बोलते हैं और अगर सरकार ने कार्यवाही नहीं करी तो शायद हनुमान बेनीवाल बवाल मचाने की ताकत भी रखते हैं। जी बिल्कुल, हनुमान बेनीवाल बवाल मचाने की ताकत भी रखते हैं क्योंकि जब वो किसान आंदोलन के समय सरकार से अलग हुए थे उस समय में भी देखा गया है कि जो केंद्र सरकार है उनमें काफ़ी खलबली मची थी, क्योंकि राजस्थान में एक बड़ा चेहरा है हनुमान बेनीवाल, उनके हाथ में काफ़ी वोट है जो बीजेपी को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी आने वाले चुनाव में, और यहाँ पर ये किसान वाला मुद्दा जो है ये भारी पड़ने वाला राजस्थान में। कहीं ना कहीं हो सकता है आगे आने वाले जो चुनाव है 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने, उसके अलावा अभी भी 4 जगह पर पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं और उनमें भी कहीं ना कहीं साफ नजर आ सकता है हनुमान बेनीवाल राजस्थान में एक दमदार चेहरा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के वोट कट सकते हैं। सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी को एक जोरदार झटका लग सकता है। इसी को लेकर आज कासिम से बात करने वाले हैं। कासिम, क्या कहना चाहोगे, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, जो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति है, क्या लगता है कि इसमें कितना है? देखिए, अगर हम हिंदुस्तान की सियासत को छोड़कर अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो इस वक्त सबकी नजरें जो है उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी आबादी वाली रियासत है जिसकी वजह से वहाँ ही से ही डिसाइड होता है कि कौन सी पार्टी जो है इक़्तिदार में आगे आएगी, पावर में आएगी। तो इसको लेकर जो है काफ़ी जैसे AMIM के जो पार्टी है वो भी काफ़ी वहाँ पर जो है चर्चा दिखा रही है, और कल जो है अखिलेश यादव जो है वो गए थे, उनके साथ काफ़ी लोग थे, मतलब काफ़ी तादाद में, यहाँ तक कि अक्षय शर्मा जो है जो पहले एंकर थे तो उनकी न्यूज़ में देख रहा था तो उन्होंने बताया कि कॉल करके भाजपा वालों ने बोला गया है कुछ चैनलों को कि आप इनकी खबर मत चलाइए क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। दूसरी तरफ वो जोड़ना भी चाह रहे हैं जो जितनी भी रीजनल पार्टी है छोटे छोटे, उनको जोड़कर मैं उनका यही अखिलेश यादव ने कहा कि जी न्यूज़ को उन्होंने ये एक बयान दिया, उसमें कहा कि हमें भाजपा को हटाना है। तो कहीं ना कहीं ये इस
ये इनके ऐसे बयान से और इतना जो दबदबाव से लगता है कि बीजेपी को बिल्कुल, खतरा है। क्योंकि अखिलेश यादव कई दफे ये बयान दे चुके हैं कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं 2022 में, उसमें कहीं ना कहीं उनकी पार्टी ही जीतेगी। वो बेसिकली मैं कहूँ तो उन्होंने बयान भी नहीं दिया है, वो दावा कर चुके हैं कि इस बार अगर 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें अखिलेश यादव की पार्टी ही जीत कर आने वाली है। क्या लगता है, क्या वाकई बीजेपी हट पाएगी? क्या वाकई ये सारी पार्टीज अपना दबदबा कायम रख पाएगी? क्योंकि अखिलेश यादव ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को भी मिलाने की बात कह रहे थे बीच बीच में। देखिए उन लोगों ने भी जो मिलने की बात की, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस बार दोनों पार्टियों का जो एजेंडा है, कांग्रेस का और जो इनका है, क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव की जो इन्होंने मैनिफेस्टो तैयार किया है, वो उसके अकॉर्डिंग अगर ये तय करें तो लगता है कि इन लोगों के जीतने की काफ़ी 80% चांसेस है। क्यों? क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में इन्होंने हर बेसिक चीज़ जो है गरीब लोगों के जिनकी ज़रूरियात है वो चीज़ें मेंशन की गई है और वादा किया गया है, क्योंकि उन्होंने लोगों को, खास करके जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी अपने वादे कि ये पूरे होंगे। लेकिन तो इस तरीके से बेसिकली बात मैनिफेस्टोज की जाए, वो हर पार्टी करती है, हर चुनाव से पहले करती है, लेकिन बात यहाँ आकर अटक जाती है ना कि वो मैनिफेस्टोज पूरे कितने हो पाते हैं। वादे तो सारी पार्टियां बड़े कांग्रेस ने कुछ, जैसे कि ये सवाल प्रियंका गांधी को भी किया गया था, खास करके जो यंग जनरेशन जो थे, जितने भी यूथ थी, उन्होंने उनको सवाल किया था, तो प्रियंका गांधी ने बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पर उनको दिखाया था कि जो कहा है, और अभी जहाँ है कांग्रेस तो वहाँ कर रही है, कोशिश कर रही है उनको पूरा करने की। लेकिन आने वाले जो वक्त में हम जो है पूरा करने की उसको पूरा कोशिश करेंगे। तो मतलब जिस तरीके से उनका मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो काफ़ी दबदबाव है। लेकिन आप देखते हैं कि अगर ये बात तय है कि अगर रीजनल पार्टी मिलकर एक बनाएगी तो बीजेपी डेफिनेटली जो है वहाँ से हार जाएगी। अगर वो नहीं मिली आपस में तो बीजेपी का एक वोट वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसको कोई नहीं है। बाहर की 10 पार्टी वहाँ आएंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका फिक्स वोट है वहाँ पर। ये बात हो सकता है कासिम जो कह रहे हैं, हो सकता है वो सच सिद्ध हो जाए। कासिम ने जो भी सारी बातें अभी कही, हो सकता है कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश में चुनाव के वक्त ऐसा ही हो। लेकिन सवाल तो अभी एक ही है और सबसे बड़ा है, क्या भाजपा इतनी जल्दी हार मानेगी? क्या भाजपा इतनी जल्दी क्या दूसरी पार्टियों को मौका देगी कि वो भाजपा से निकल कर आगे जाए? बिल्कुल कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी ये दावा कर चुकी है कि इस बार चुनाव वो जीतेंगे। वो ये भी कह चुके हैं कि टीएमसी उनके साथ मिल सकती है, वो ये भी कह चुके हैं कि सारी रीजनल पार्टीज उनके साथ आ सकती है। लेकिन भाजपा को इतना कम ना समझें और ना ही किसी और पार्टी को इतना कम समझें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो भाजपा की इस बार जमीन हिला सकती है वो है कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस के पास एक दमदार चेहरा भी है और कांग्रेस ने तमाम वो वादे जो किए हैं लोगों से, कांग्रेस वो पूरा करने में भी लगी हुई है। तो क्या होता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो वक्त बताएगा, लेकिन क्या होता है कल रिलीज होने वाली एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में, जिस फिल्म में हमारे डेब्यू एक्टर आहान शेट्टी, जो कि सुनील शेट्टी के बेटे हैं, और उनके साथ है तारा सुतारिया। इसी को लेकर ऋतु से बात करने वाले हैं। ऋतु, कल फिल्म रिलीज होने वाली है, लोगों में एक्साइटमेंट होगा क्योंकि सुनील शेट्टी के बेटे का डेब्यू होने वाला है। कौन है फिल्म के डायरेक्टर, क्या है स्टारकास्ट फिल्म की, क्या कुछ फिल्म का ट्रेलर देखकर लगा है कि क्या फिल्म 100 करोड़ के उस बॉक्स को पार कर पाएगी या फिर उससे नीचे रह जाएगी? कल जो है सुनील शेट्टी के बेटे, उनकी डेब्यू फिल्म आ रही है आहान शेट्टी की, और ट्रेलर देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी अच्छी है, थोड़ा रोमांस भी है, थोड़ी लड़ाई भी है। तो हो सकता है कि आज की जनरेशन जो है, क्योंकि कोरोना में जो था थिएटर वगैरह सब बंद था, धीरे धीरे सब चालू भी हो गया है, तो ऐसे में है कि लोग जा सकते हैं मूवी देखने के लिए, और मौसम भी आजकल तो काफ़ी अच्छा चल ही रहा है। तो ऐसे में ये है कि अभी तक ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 3-4 करोड़ तक का ये सफ़र तय कर सकती है वाली मूवी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। बाकी तो खैर देखना होगा। और साथ ही ऐसा भी है कि जो 24 या 25 को सलमान खान की अंतिम और जो जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते भी आने वाली है, तो एक ये भी है कि उससे ये मूवी दब जाएगी शायद। तो ऐसा भी देखा गया है। तो लेट्स सी कि क्या होता है कल, कितना जो और ये बताऊँगी कि इसकी जो डायरेक्टर है वो मिलन लुथेरिया है, जो कि उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई भी है पहले, और वो थोड़ी रोमांस और इस सबसे रिलेटेड मूवीज़ रहती है उनकी।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कल जो फिल्म रिलीज होने वाली है आहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म, अक्सर जब भी किसी स्टार किड की डेब्यू फिल्म रिलीज होती है तो अक्सर एक बात कही जाती है, स्टार किड है, फिल्म कमा ही लेगी, अच्छा बिजनेस तो कर ही लेगी। लेकिन जो एक वो दौर आया था जिसमें वरुण धवन, आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने डेब्यू किया था, आई थिंक उनकी टक्कर का डेब्यू मेरे हिसाब से सिर्फ सारा अली खान के अलावा और किसी ने नहीं करा है। सारा अली खान एक दमदार एक्ट्रेस है, स्टार किड है नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेहतरीन अभिनेत्री भी है और शायद अभी तक ऐसा डेब्यू दोबारा नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं क्या लगता है फिल्म को देखकर कि आहान शेट्टी का डेब्यू इतना कमाल होगा? फिल्म में रोमांस है नो डाउट, फिल्म में फाइटिंग भी है नो डाउट, लेकिन कल फिल्म का रिव्यू क्या कहता है, फिल्म एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और फिल्म क्रिटिक्स क्या कहते हैं, वो तो आपको कल बताएंगे। जब इसका ट्रेलर आया था तो उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था एक्चुअली, तो उसको देख के भी है कि या मूवी देखने तो काफ़ी लोग जाएंगे, अच्छा रिव्यू मिलेगा, क्योंकि ट्रेलर को 2 मिनट का ऐसा कुछ उनका ट्रेलर था तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था इसका। तो एक ये भी है कि हाँ मूवी अच्छी जा सकती है नो डाउट। तारा सुतारिया एक अच्छी अभिनेत्री है, हाँ। अच्छी फिल्म मतलब अच्छी फिल्म्स करी है और कमाल की एक्टिंग करती है, अदाकारी भी अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या आहान शेट्टी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे? क्या कहेगा कल की फिल्म का रिव्यू और क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स और क्रिटिक्स, यह आपको कल के न्यूज रूम लाइव में बताएंगे। एग्जैक्टली इसी वक्त मिलेंगे शाम में। अब तक और सबसे खास चीज, कुछ अहम मुद्दों को लेकर कल होगी कुछ खास चर्चा। बने रहिए TNI आवाज पर। नमस्कार।